प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अपना प्रश्न पत्र साथ में रख लें ताकि प्रश्न पत्र में जो भी आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा। ये जो प्रश्न पत्र है वो कुल 80 नंबर का आया था और अब हम पहले भाग क के बारे में बात करेंगे। भाग क में आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनने के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? इसके 4 ऑप्शन है, नीरद, निरधि, नीरज, जलद। इसका सही उत्तर है नीरज। अगला प्रश्न है, हिंदू शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो सही भाववाचक संज्ञा है वो चुननी है। इन चारों में से सही उत्तर है हिंदुत्व। इसी तरह अगला प्रश्न है, कार्यकुशल समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। 4 ऑप्शन है, कार्य से कुशल, कार्य द्वारा कुशल, कार्य में कुशल, कार्य के लिए कुशल। इसका सही उत्तर है कार्य में कुशल। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन है, पर प्लस औपकार, परो प्लस उपकार, परो प्लस पकार, पर प्लस उपकार। इसका सही उत्तर है पर प्लस उपकार। परोपकार का सही संधि विच्छेद है पर प्लस उपकार। देखिए, पर प्लस उपकार, इसमें अ स्वर है प्लस उ, इन दोनों को संधि करने से बन जाता है औ। तो अब ये हो गया परोपकार। तो इसका संधि विच्छेद हुआ पर प्लस उपकार। अगला भाग है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। पहला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए कब तक की मोहलत मांगी थी? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी? इसके 4 ऑप्शन है, 1 सप्ताह, 1 महीना, 20 दिन, 1 साल। इसका सही उत्तर है 1 सप्ताह। अगला प्रश्न है, ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? इसके भी 4 ऑप्शन है, अकबर की विधवा पुत्री, शेरशाह सूरी की विधवा पुत्री, मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री, मिर्जा की विधवा पुत्री। इसका सही उत्तर है मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। अगला प्रश्न है, नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? इसके 4 ऑप्शन है, जो खूब पढ़ाई करे, जो विपत्ति से घबराता हो, जो विपत्ति में भागकर अपनी जान बचाए, जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। इसका सही उत्तर है जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। अगला प्रश्न है, पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? ऑप्शन है, श्री कृष्ण को, श्री राम को, यशोदा को, चंद्रमा को। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण को, क्योंकि मीरा जी श्री कृष्ण की परम भगत थी। अगला है भाग तीसरा। इसमें से आपने ये प्रश्न देखना है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, हमने इसे पढ़ना है और इसे पढ़कर जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। देखिए, करके मीन मेख सब और किया करे बुध वाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। बच्चों, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से पंक्तियां ली गई हैं।
तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसके। तजकर शब्द का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपनाकर, त्याग कर, जमा करके, छीन कर। इसका सही उत्तर है त्याग कर। अगला प्रश्न है, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म या सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं? ऑप्शन है किसान, अमीर, झगड़ालू, हिंसक। इसका सही उत्तर है किसान। अगला है प्रश्न, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। दुष्ट, बुद्धिमान या विद्वान, किसान, लालची। इसका सही उत्तर है बुद्धिमान या विद्वान। लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न इसी के बारे में। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। इसमें विद्वानों तथा किसानों द्वारा हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया है। इसमें किसानों द्वारा हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया है। इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ में लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। इसमें राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन की प्रशंसा करते हुए किसानों के सहज जीवन को व्यर्थ कहा गया है। इसका सही ऑप्शन है, इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। अगला भाग है 4th। इसमें हमें मुहावरे लोकोक्तियों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसके 4 विकल्प हैं। थकने से अच्छा है काम अधूरा छोड़ देना चाहिए, काम पूरा न हो तो थक कर बैठ जाना बेहतर होता है, जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह प्राय अधूरा ही रह जाता है, सारे कामों को अधूरा छोड़कर फिर उन्हें बारी बारी से पूरा करना चाहिए। इसका सही उत्तर है, जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। अगला प्रश्न है, अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनिए। इसके 4 विकल्प है। अपना लाल गवा देना, अपने लाल से भीख मंगवाना, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। इसका सही उत्तर है, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। अगला प्रश्न है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनिए। इसके 4 ऑप्शन है। मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना, ईंट और पत्थर मारना, ईंट मारने वाले को पत्थर से मारना। इसका सही उत्तर है मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। अगले भाग में 5वें भाग में हमें एक गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, यह गद्यांश है। सचरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र का अस्तित्व बना रहता है। बड़े बड़े चरित्रवान ऋषि मुनि, विद्वान, महापुरुष आदि इसका प्रमाण है। आज भी श्री राम, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक विभूतियां समाज में पूजनीय हैं। ये अपने सच्चरित्र के द्वारा इतिहास और समाज को नई दिशा देने में सफल रहे हैं। समाज में विद्या और धन के अर्जन की अति आवश्यकता रहती है, किंतु चरित्र के अर्जन के बिना विद्या और धन भला किस काम का। अतः विद्या और धन के साथ साथ चरित्र का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीताहरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आज युगों बीत जाने पर भी उसका
चरित्रहीनता के कारण उसके प्रतिवर्ष पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चरित्रहीनता को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। वह कभी भी समाज में पूजनीय स्थान ग्रहण नहीं कर पाता है। जिस तरह पक्की ईंटों से पक्के भवन का निर्माण होता है, उसी तरह सच्चरित्र से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अतः एवं सच्चरित्र ही अच्छे समाज की नींव है। इस गद्यांश को आप 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएं। तो देखिए, अब हम देखते हैं इसके जो हमें प्रश्न दिए गए हैं। दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? इसका सही उत्तर है सच्चरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण रावण को अपयश का सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? चरित्रहीन व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए। श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा। श्रेष्ठ का अर्थ है सबसे बढ़िया या अच्छा। अगला है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। इसका शीर्षक है श्रेष्ठ संपत्ति सच्चरित्रता। अगले भाग में हमें निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। देखिए, पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द के अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कुल के 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वंश, किरण, घना, सारा, वंश, सारा। इसका सही उत्तर है वंश, सारा। अगला है, दूध में कौन गिर गया है? इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसमें दूध में कौन गिर गया है, कौन जो है वो गलत लिखा गया है, अशुद्ध है। इसे हम लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे क्या। दूध में क्या गिर गया है। अगला है, स्वाधीन शब्द का विलोम या विपरीत शब्द डैश होगा, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हम लिखेंगे स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द होगा पराधीन। अगला है, उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत में उत्तर दीजिए। तो ये है हमारा गलत, क्योंकि उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। इसीलिए ये गलत हो गया हमारा। उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए का एक शब्द होगा कृतज्ञ। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत उत्तर दीजिए। तो ये उत्तर गलत है, क्योंकि इसका सही जो है वो है कृतघ्न। अगला है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन, दीन में दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब होता है। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत में उत्तर दीजिए। तो देखिए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन का सही अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। ये बिल्कुल सही है, इसे हम
सही का उत्तर देंगे। अगला है सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत में उत्तर दीजिए। तो सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक, जो कि बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर सही कहेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? सही। इसी तरह अगले भाग में है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा में डैश रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। सही उत्तर देकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें सही उत्तर है देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा से में 10,000 रुपए इनाम में देने के लिए सोचा गया। अगला प्रश्न है सूखीडाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत में उत्तर दीजिए। तो ये हमारा जो उत्तर है वो गलत है। इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में नहीं, 1914 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई थी। अगला प्रश्न है किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के विदेश यात्रा के दौरान भारतवर्ष के गुलामी की लज्जा के कलंक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। अगला प्रश्न है निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? मित्रता निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है निर्बल पुरुष बली का साथ ढूंढते हैं। बली मतलब बलवान, जो उनसे ज्यादा बलवान होता है उसका साथ ढूंढते हैं। इसी तरह अगले प्रश्न है भाग ख। अब हमारा शुरू हो गया भाग ख। भाग ख में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? देश के दुश्मन पाठ के आधार पर उत्तर दें। भाग ख का प्रश्न है जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? इसका सही उत्तर है जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए करा दी थी क्योंकि उसे उधर आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों ने समाचार दिया कि रात को अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1-1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। यह एक मौका था जिसे वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अगला प्रश्न है श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी की रचनाएं जपजी, आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओंकार, पहरे तिथि, 12 माह, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि हैं। गुरु जी की इन रचनाओं के अतिरिक्त वाणी, श्लोक, पद, अष्टपदियाँ, सोहले, छंद आदि के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। अगला प्रश्न है मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया है? ममता कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है
अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर पर लगाए शिलालेख पर लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं नाम नहीं था। अगला प्रश्न है, मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देखकर चित्रा ने क्या किया? 2 कलाकार कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देखकर चित्रा ने उनका चित्र बना दिया और उस दृश्य को उसने कैनवस पर जीवित कर दिया। ये थे 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्नों के उत्तर। अब अगले भाग में हमें बताया गया 6-7 पंक्तियों वाले उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपने कोई 3 करने थे 6-7 पंक्तियों में। जैसे कि पहला प्रश्न है, हम यहाँ पर 5 ही करेंगे। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर है, जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। वह अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बटा हुआ था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वे घृणा करने योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। शासक वर्ग अत्याचारी था। आम जनता का अत्यधिक शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर है, राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थी। वे खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वे एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था। अगला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली पाठ के आधार पर उत्तर दें। सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाल के समान जड़ बनकर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर तेजा सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है, तेजा सिंह 14-15 वर्ष का बालक था। वह संपन्न परिवार से संबंधित था। वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता था। जब मनोहर सिंह ने उसे बताया कि यह नीम का पेड़ उसके पिता ने लगाया था तथा वह इसे भाई की तरह प्यार करता है, इसे किसी हालत में कटने नहीं देगा, तो तेजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसके पेड़ की रक्षा के लिए वह अपने घर से 25 रुपये चुरा कर लाया था। भेद खुलने पर वह हाथ की अंगूठी
जो उसकी नानी ने दी थी देकर पेड़ को कटने से बचा लिया था। और तेजा सिंह अपने साहस से अपने पिता को ही नहीं, सभी उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। इसके इसी साहस से प्रभावित होकर मनोहर सिंह सबके सामने ये घोषणा कर दी कि उस नीम के पेड़ पर तेजा का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अतः हमें कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में ममता के संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी को सर्वथा अनुचित बताया है। अतः कहानी हमें एक आदर्श व्यक्ति, देशभक्त, आश्रयदाता, समाज सेवक, मृदुभाषी आदि बनने की शिक्षा देती है। व्यक्ति की ममत्व की भावना तथा उसमें निहित उपकार भावना के भी दर्शन होते हैं। ये थे आपके बड़े प्रश्नों के उत्तर। आगे हमें मिला है भाग ग। भाग ग में हमारे पास पंजाबी गद्यांश है, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद करना है। ये पंजाबी गद्यांश है। हम इसकी एक एक पंक्ति के बारे में मैं लिखकर आपको बताऊंगी। देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताज महल एक खूबसूरत मकबरा है। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा, एक मिनट, इस आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा है। अगली पंक्ति है, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद विच करवाया सी। इसको हम लिखेंगे, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी, ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अगली पंक्ति है,
ਇਹ ਆਪਣੀ सुंदरता ਅਤੇ उत्तम वास्तुकला करके दुनिया भर ਵਿੱਚ प्रसिद्ध है। इसको लिखेंगे हम, यह अपनी सुंदरता तथा उत्तम वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮਕਬਰਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसको हम लिखेंगे, यह विलक्षण मकबरा सुबह को लाल गुलाबी, शाम को दूधिया और रात को सुनहरी झलक देता है। अगली पंक्ति है, इसनू वेखे बिना भारत का सैर सपाटा अधूरा मन्निया जाता है। इसको हम लिखेंगे, इसको देखे बिना भारत का सैर सपाटा अधूरा माना जाता है। आगे है भाग घ। भाग घ में एक विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर एक विज्ञापन और एक सूचना में आपको ऑप्शन था, इन दोनों में से आपने एक करना था। हम दोनों करेंगे। विज्ञापन, आपका नाम हरीराम है, आपकी सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी है, आप इसे बेचना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर 1456894566 है, जिस पर कोठी खरीदने को इच्छुक आपसे संपर्क कर सकते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत कोठी बिकाऊ है का प्रारूप तैयार करके लिखिए। देखिए, बहुत ही आसान होता है विज्ञापन लिखना। आपको सब कुछ आपके प्रश्न पत्र में ही दिया गया है। आपने सबसे पहले एक हेडिंग लिखना है विज्ञापन का। क्या लिखेंगे हम इसका? कोठी बिकाऊ है। देखिए, इसी में दिया गया है, आप लिख दीजिए कोठी बिकाऊ। इसको लिख के आप इसे कॉमा में रख लें और उसके बाद यहाँ से शुरू करें लिखना। देखिए, यहाँ से सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी बिकाऊ है।
देखिए ऐसे लिखें। पहले आप ये वाली लाइन लिख लें यहीं से देखकर। सेक्टर 14 यमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी बिकाऊ है। इसके बाद लिखें मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग, चार कमरे, दो बाथरूम, एक किचन, आधुनिक सुविधाओं से आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये लाइन लिखें। उसके बाद यहाँ से आप लिखें, इसके साथ एक और लाइन लिखें, संपर्क करें, जो आपको नाम दिया गया है प्रश्न पत्र में, हरिराम। मोबाइल नंबर ये दिया गया है, मोबाइल नंबर 1456894566। ये हो गया आपका विज्ञापन। इसी तरह आगे आपको एक सूचना तैयार करनी थी। आपका नाम परंजय कुमार है, आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 दिसंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर पहले ही बताया गया कि सूचना किस बारे में लिखनी है, विज्ञान प्रदर्शनी। आपने ऊपर हेडिंग बनाना है विज्ञान प्रदर्शनी, और इसे हमने कॉमास में रख देना है। इसके बाद हमने नीचे से शुरू करना है। यहाँ से लिखेंगे आप सभी, मैं आपको बोल के सुना देती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर 2023 को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वह अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से पहले दे दे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे प्रदर्शनी में भाग लें। इसके बाद ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो आपको नाम जहाँ पर दिया गया है, परंजय कुमार। परंजय कुमार डायरेक्टर, ये भी आपको देखो बताया गया यहाँ पे, डायरेक्टर देखो ये भी बताया गया, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। ये अपने नीचे लिख देना है। देखिए सारा कुछ आपकी सूचना में ही दिया गया है। ये आपकी हो गई सूचना। इसके बाद आगे भाग ड, इसमें आपको 6 नंबर पर आवेदन पत्र था। आपका नाम मोनिका मोंगा है, आप बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार में 10वीं सी कक्षा में पढ़ती हैं। आपका रोल नंबर 4 है। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश मांगा गया हो। देखिए मुख्याध्यापक को आवेदन पत्र लिखते हुए लिखना है आपने बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश। आपको प्रश्न पत्र में जितने दिन का अवकाश बोला गया आपने उतने दिन का अवकाश लिखना है, और अपना नाम जो आपको बताया गया है मोनिका मोंगा लिखना है, और अपने स्कूल का नाम आपने बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार ही लिखना है, कक्षा 10वीं सी ही लिखनी है, और रोल नंबर 4 लिखना है। ठीक है जी।
ये इसके बाद आपको एक और थी, प्रार्थना पत्र एक और था, जिसमें आपको कहा गया था आपका नाम चंपक लाल है, आप मकान नंबर 45 सुंदरनगर में रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर 1666868684 है और आपकी ईमेल आईडी champaklal@yahoo.co.in है। आप अपनी ओर से नगर निगम सुंदर नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। आपने स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले या क्षेत्र की साफ सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें आपने जो जो आपको प्रश्न पत्र में बताया वैसे ही लिखना है आपने, जैसे कि आपका नाम आपने चंपकलाल, आपके घर का पता मकान नंबर 45 सुंदरनगर लिखना है, मोबाइल नंबर 1666868684 लिखना है और आपने अपनी ईमेल आईडी champaklal@yahoo.co.in ही लिखनी है और आपने नगर निगम सुंदरनगर के स्वास्थ्य अधिकारी को ही पत्र लिखना है। जो आपको बताया गया है प्रश्न पत्र में वैसे ही आपने लिखना है। और इसके आगे था आपको निबंध 7 नंबर पे 3 निबंध आपको दिए गए थे, जिनमें से आपने किसी एक निबंध पर 100 शब्दों में लिखना था। किसी एक टॉपिक पर निबंध 100 शब्दों में लिखना था, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं, तीसरा था विद्यार्थी और अनुशासन। ये प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और निबंध ये आपके व्याकरण की बुक में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगले भाग पे चलते हैं हम। अगला भाग है च। अगला भाग बहुत ही आसान है च। ये भी ऐसे ही है, आपको प्रश्न पत्र में सब कुछ बताया गया है। आपको एक प्रपत्र दिया गया है, लिखा गया है 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरिए। आपने ऐसे ही जैसे आपको ये रुपए निकलवाने का फॉर्म जमाकर्ता द्वारा भरा जाए, देखिए ये आपको दिया गया है, आपने ऐसी एक इसे देखकर ऐसे ही इसे उतार लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है। मान लें कि आपका नाम विकास कुमार है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर 2673455623 है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 24 अगस्त 2023 को 3200 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरिए। देखिए जी, आपने यहाँ पर आपको बचत खाता नंबर भरना है जो आपको दिया गया है, यहाँ पे यही आपने लिख देना देखकर 2673455623 और दिनांक आपको बताई गई है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ 24/8/2023। इसके बाद आपने लिखना है कृपया मुझे रुपए अंकों में 3200 रुपये अंकों में, और यहाँ पर आपने शब्दों में लिखने हैं 3200 रुपये का भुगतान करें। नीचे आपने जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जमाकर्ता देखिए विकास कुमार, आपने यहाँ पर लिख देना है विकास कुमार। ये आपका प्रपत्र फिल हो गया, आपने यहीं से देखकर सारा कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद आपको ऑप्शन में एक और प्रपत्र दिया गया था। मान लें आपका नाम धनंजय पुरी है, आपका सुविधा बैंक शाखा होशियारपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर 335542345554 है। आपको अपने इस खाते में 25,000 जमा करवाने हैं। इस अनुसार प्रपत्र भरिए। प्रपत्र भरना है आपने यहीं से देखकर, जैसे हमने पहले भरा है। देखिए ये आपको दिया गया है, जैसे आपको ये प्रपत्र बनाकर दिया है वैसे ही आपने अपने नोटबुक में, जहाँ अपने प्रश्न पत्र की जो उत्तर पुस्तिका है आपको मिली है उसमें आपने ये ऐसे ही लिख लेना है। फिर आपने जमा बचत खाता नंबर लिखना है, वो है आपको बताया गया है 3355455623।
2 3 4 5 5 4, ये 5 है, जो कि डैश के नाम से है। किसके नाम से है? यहाँ पर हमें बताया गया है धनंजय पुरी, धनंजय पुरी में रुपए, कितने रुपए हमने जमा करवाने हैं? 25,000, 25,000 अंकों में और शब्दों में यहाँ पे लिखना है। शब्दों में लिखेंगे 25,000 और जमाकर्ता के हस्ताक्षर। जमाकर्ता है धनंजय पुरी। ये आपका प्रपत्र फिल हो गया। बहुत ही आसान है। प्रश्न पत्र में जो आपको बताया है वही हमने देखकर लिखना है। इसके बाद आगे 9 नंबर पे सुंदर लिखाई के 5 अंक हैं। आपने सुंदर लिखाई में लिखना है। सारा प्रश्न पत्र ही आपने सुंदर लिखाई में उत्तर पुस्तिका में हल करना है। तो ये था आपका परीक्षा प्री बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद संदीशा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।